दोस्तों नमस्कार। 2001 का दौर था। गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की अलग अलग मीडिया दफ्तरों में केशुभाई पटेल सरकार की कारगुजारियां गिनाया करते थे। उनकी कथित कारगुजारियों को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है ये बताया करते थे। निजी तौर पर पत्रकारों से मिलकर बताते थे और कोशिश होती थी कि केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाया जाए। अंततः सितंबर-अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई और उनकी जगह दिल्ली से भाजपा महासचिव नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री बनाकर भेजे गए। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त तक उन्होंने बिल्कुल राबड़ी देवी की तरह न कभी कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा था, विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, ऐसा न कोई चुनाव लड़ा था और न ही जीता था। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बनाए गए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पारी जो 9/11 की घटना जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई उसके एक महीने के करीब एक महीने बाद से जो शुरू हुई, वो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के रूप में अनवरत जारी है। केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के पुरानी पीढ़ी के नेताओं में किनारे किए जाने वाले संभवतः पहले या दूसरे नेता थे। कल्याण सिंह भी किनारे किए जा चुके थे और कल्याण सिंह के साथ साथ केएन गोविंदाचार्य को भी लगभग किनारे लगाया जा चुका था। केएन गोविंदाचार्य ही किनारे नहीं लगाए गए, बल्कि मध्य प्रदेश की बात करें तो सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी भी किनारे लगाए जा चुके थे और भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति भवन भेजने की तैयारियां की जा रही थी। 5-6 महीने बाद वो भेज भी दिए गए थे। तो ये दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में पुराने लोगों को किनारे लगाया जा रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, दिल्ली में भाजपा की जो शीर्ष चौकड़ी थी, 4 बड़े नेताओं की टोली, वो खुद को किनारे लगाने के लिए तैयार नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री और जसवंत सिंह विदेश मंत्री, इन 4 भाजपा नेताओं ने खुद को किनारे लगाने वाली प्रक्रिया से पीछे रखा। राज्य दर राज्य यदि आप देखते चले तो केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी, कैलाशपति मिश्र की जगह सुशील मोदी, सुंदरलाल पटवा की जगह उमा भारती, भैरव सिंह शेखावत की जगह वसुंधरा राजे। इस तरह से एक कवायद चलती रही और इस कवायद की चरम परिणति तब देखने को मिली जब 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर सत्ता में आने का सपना चकनाचूर करा बैठी। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंच पर ही संतोष करना पड़ा और उसके बाद संघ ने करीब करीब सीधे अपने हाथ में कमान लेने का काम किया और अपने हाथ में कमान लेकर दिल्ली के नेताओं को दरकिनार कर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया। नितिन गडकरी की बतौर भाजपा अध्यक्ष ताजपोशी के लिए जो पार्टी के अंदर जिस स्वीकार्यता की जरूरत थी, पटना कार्यकारिणी बुलाई गई। पटना कार्यकारिणी में वो चर्चित वाकया भी हुआ जिस वाकये में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनका पारा गर्म हो गया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में देखकर और पटना में भाजपा नेताओं द्वारा लुधियाना रैली की उस फुटेज को देखकर, जिस फुटेज में नरेंद्र मोदी आकर नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों हाथ पकड़कर फोटो खिंचाने के लिए ऊपर उठा देते हैं। उस फुटेज को देखकर नीतीश कुमार का पारा गर्म हुआ और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश के सामने था। भाजपा नेताओं के लिए, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके लिए दिया जाने वाला भोज नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में रद्द कर दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां बढ़ती गई। लेकिन आज हम उन दूरियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे के संबंधों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस अंदाज में अटल आडवाणी मुरली मनोहर के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर पर नेतृत्व को किनारे लगाने का काम किया और नई पौध को जगह दी, क्या वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्या उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी में राज्य दर राज्य सुशील मोदी की जगह सम्राट चौधरी, शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव, रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय, वसुंधरा राजे की जगह एक नया चेहरा, बिल्कुल नया चेहरा भजनलाल शर्मा, अपने गृह राज्य में भूपेंद्र पटेल,
उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की जगह कोई नया चेहरा आएगा, यह सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन राज्य दर राज्य जो कवायद की जा रही है, यहां तक कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को अब कमान दे दी गई। वंशवाद वहां पार्टी को नहीं दिखा, लेकिन राज्यों में जो कमान दी जा रही है, इसका सियासी मकसद क्या है? दरअसल इसके सियासी मकसद को टटोलने के लिए दो तीन चीजें जरूरी हो जाती है, और यह सवाल भी यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी बहुत जल्द किनारे लगाए जाने हैं? बहुत जल्द नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के राजनीतिक भविष्य के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के संभावित मार्गदर्शक मंडल के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? दरअसल इस सवाल को टटोलने के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो क्षेत्रीय स्तर पर नई पौध तैयार करने की कोशिश है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में 2000 से 2003 के दौर में जिस प्रकार से राज्य दर राज्य नए नेतृत्व को मौका दिया गया, उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में एक बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर यह है कि उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर नेता पैदा कर रही थी, राज्य स्तर पर नई पौध को तैयार कर रही थी। आज राज्य स्तर पर नए डमी तैयार किए जा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाने वालों की एक टोली राज्य स्तर पर तैयार की जा रही है। वरना कौन भूल सकता है कि ये वो भाजपा थी जिस भाजपा में अटल आडवाणी के साए तले आने वाले संजय जोशी जो संगठन मंत्री बनते हैं और सीधे सीधे जिन्ना विवाद के बाद खुद आडवाणी का इस्तीफा मांग लेते हैं, क्योंकि उस वक्त पार्टी ने नेता तैयार किए थे। आज पार्टी में जी हुजूरी करने वालों की जमात तैयार की जा रही है। आज पार्टी के अंदर कोई भी काम नरेंद्र मोदी के नाम से शुरू, नरेंद्र मोदी के नाम पर खत्म हो रहा है। आज की भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से कोई काम कोई नेता शुरू करता है और यहीं से कोई काम खत्म करता है। चाहे संसद के अंदर दिया जाने वाला किसी भी भाजपा सांसद का बयान हो, चाहे संसद के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर दिया जाने वाला किसी भाजपा नेता का वक्तव्य हो, व्यक्ति नाम केवलम, व्यक्ति पूजा नाम केवलम, और पार्टी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। अजीबोगरीब आवाज मुंह से निकालने के लिए जब दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आते हैं, तो उन राष्ट्रीय अध्यक्ष की वेदना को भी समझा जा सकता है कि आखिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से आते हैं। हिमाचल प्रदेश से आते हैं, पटना में उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है, पटना में उनका बचपन बीता, पटना में उन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की, और पटना जहां किसी भी प्रकार की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देने की एक नैसर्गिक ताकत मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वीपी सिंह का मूवमेंट रहा हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, किसी भी दौर को यदि आप देखें तो पटना का जो पॉलिटिकल डीएनए है, पटना का जो सामाजिक डीएनए है, उसके खिलाफ जाकर के यदि जेपी नड्डा इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर है, देवताओं का देवता कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी को कहते हुए दिखाई दिए, तो दरअसल वो देवताओं का देवता नहीं कह रहे थे, बल्कि संभावित मार्गदर्शक मंडल में अपनी जगह ना बने इसकी बुनियाद तैयार करते हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर नेतृत्व की विदाई हो गई। लोकसभा चुनाव में उसका क्या परिणाम होगा यह देखा जाएगा। कल्याण सिंह की विदाई इसी अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। उन्हें बड़े बेआबरू होकर अपने कार्यकाल के बीच में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। फिर हुआ क्या था? भारतीय जनता पार्टी 60 से 29 पर और 29 से 10 पर सिमटी और लंबे समय तक 10 पर सिमटी रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद गैर कांग्रेसी माहौल बनने के लिए अगले 13 सालों तक इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई। आज जो कवायद है, शिवराज सिंह चौहान के घर से रोती बिलखती महिलाओं की तस्वीरें आ रही है। वसुंधरा राजे के जनाधार पर कोई सवाल नहीं कर सकता, और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में यादव समाज से यानी ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल समाज से मुख्यमंत्री। दरअसल ये इन समाज से आने वाले मुख्यमंत्री तो भूल जाइए, आज की भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व दिया गया है वो इन समाज को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करने वाला एक रबर स्टैंप प्रतिनिधि देने की कोशिश हुई है, ताकि समाज के लोग ये मुगालते में रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत को साबित किया। नई दिल्ली के खिलाफ
गुजरात लॉबी के सामने सीधे सीधे अड़ते हुए नजर आए। दिल्ली से जिस ब्यूरोक्रेट को, गुजरात कैडर के जिस अधिकारी को वीआरएस दिलाकर सत्ता में बड़ी जगह के लिए भेजा गया, लंबे समय तक उन्होंने सत्ता में लाया नहीं। उन्हें लंबे समय तक प्रदेश भाजपा के 17वें उपाध्यक्ष के रूप में उनकी गिनती होती रही। लेकिन क्या विष्णुदेव साय हो, मोहन यादव हो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, क्या इनमें से कोई ये उम्मीद कर सकता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी स्थिति को दिल्ली के सामने सीधे सीधे मजबूती से रख सके? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई और योगी आदित्यनाथ अपने अंदर से खड़ा करने की स्थिति में है? क्या नरेंद्र मोदी कोई और योगी आदित्यनाथ जैसा असर्ट करने वाला चीफ मिनिस्टर खड़ा करने की स्थिति में है? यदि वो खड़े करने की स्थिति में होते तो मोहन यादव का नाम नहीं आता, विष्णुदेव साय का नाम नहीं आता और पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा का नाम नहीं आता। तब नाम हो सकता था किसी न किसी वसुंधरा राजे की तरह कद्दावर नेता का आता, शिवराज सिंह चौहान की तरह किसी कद्दावर नेता का आता। शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, 5 बार के सांसद थे, संसद में उनकी दमदार उपस्थिति रहती थी। रमन सिंह को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो राज्य मंत्री थे, कई बार के सांसद थे। वसुंधरा राजे को जब बनाया गया था, वो भी 5 बार की सांसद थी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी थी। लेकिन विष्णुदेव साय को यदि छोड़ दें तो लंबे राजनीतिक अनुभव के मामले में न तो मोहन यादव टिकते हैं और न ही भजन लाल शर्मा टिकते हैं। बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र पटेल की तरह भारतीय जनता पार्टी ने हाईकमान की हाँ में हाँ मिलाने वाला जो नेतृत्व चुना है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस कांग्रेसीकरण की तरफ इशारा करता है जो कांग्रेसीकरण 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में ही पूरे हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को हिला गया। क्या करती थी कांग्रेस पार्टी? 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देने की परंपरा पर चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता प्रधानमंत्री के सुपुत्र की मौजूदगी में पूरे आंध्र प्रदेश ने कैसा मुद्दा बनाया वो पूरे देश को पता है कि हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री की कांग्रेस के महासचिव के द्वारा की गई बेइज्जती एनटी रामाराव की राजनीतिक बुनियाद का कारण बनी। आज की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान जस की तस धर दीनी चदरिया जो कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की चादर को कहीं ना कहीं उठाने वाला साबित हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वसुंधरा राजे की नाराजगी को कुछ लोग झालावाड़ इलाके की नाराजगी समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि वसुंधरा राजे ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरणों को राजस्थान में जिंदा रखा था। आज राजस्थान में सामाजिक समीकरण को यदि देखा जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण ताकत सामुदायिक तौर पर जाति जनगणना के दौर में कोई भी ताकत, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो मीणा हो, इन सब की सियासत भजन लाल शर्मा कैसे भजन गाते हुए संभालेंगे ये सबके सामने होगा। 4 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए इस बीच से मौका तलाशा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बुनियाद को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो राजस्थान में चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हो या भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हो, जो नरेंद्र मोदी के दौर में 25-0 के स्ट्राइक रेट से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, वो बुनियाद हिलती हुई नजर आ सकती है। बशर्ते कांग्रेस पार्टी के पास विजन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में यही कहा जा सकता है कि मोहन यादव की नियुक्ति यूपी बिहार में लालू यादव के समीकरणों को भले ही ना हिला पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को बचाए रखेगी, यह फिलहाल थोड़ा संदिग्ध होता हुआ जरूर दिखता है। और मौजूदा परिस्थितियों में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की पूरी प्लानिंग रचते हुए नजर आ रहे हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री 3 छत्रप किनारे कर दिए गए, तो इस दौर में वो जानना भी मौजूद हो जाता है कि आखिर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के लिए रास्ता क्या बचा है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अपनी राजनीतिक सीमाओं को कहां तक देख रहे हैं। नितिन गडकरी की अहमियत उस दौर में, जिस दौर में वसुंधरा राजे की अहमियत नहीं समझी गई, जिस दौर में शिवराज सिंह चौहान जैसे छत्रप की अहमियत नहीं समझी गई, उस दौर में नागपुर लोकसभा सीट पर नितिन गडकरी की लोकप्रियता के सहारे
एक सीट कम से कम महाराष्ट्र में बुरे हालात में जो खाता खोलने की स्थिति है, क्या उस महाराष्ट्र की सियासत को समझते हुए नितिन गडकरी के टिकट को भी कहीं ना कहीं काटने की तैयारी चल रही है? राजनाथ सिंह के बारे में खबरें उड़ी थी कि राजनाथ सिंह को कोई दूसरा ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। क्या लोकसभा चुनाव में 2019 के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की स्थिति में ये दोनों नेता जाते हुए खुद को देखना चाहेंगे? सवाल मार्गदर्शक मंडल का है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अपनी राजनीतिक बुनियाद को उस दौर में बचाए रखने की परिस्थितियों के आकलन का है, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए 180 से 210-20 लोकसभा सीटों के बीच में सिमटने के हालात दिखाई दे रहे हैं। और उस परिस्थिति में कौन कौन पैरेलल सेंटर ऑफ पावर, समानांतर सत्ता केंद्र के तौर पर उभर सकता है, इस आशंका के आकलन में शिवराज सिंह चौहान कहां नपे, जरा उसे भी देख लेते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी का दूसरा चेहरा है। बड़ा चेहरा, एक ऐसा बड़ा चेहरा जो सर्वमान्य भी हो सकता था और जिसकी विनम्रता के विरोधी भी कायल हुआ करते थे। तो विनम्रता और सर्वमान्य होना, जब संसद में बहुमत के आंकड़े से 50 से लेकर 70-80 सीटें, 90 सीटें कम होती हुई दिखाई दे, उस हालात में ये पॉलिटिकल एसेट नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की नजर में ये एक पॉलिटिकल डिमेरिट्स, पॉलिटिकल ड्रॉबैक हो सकता है। और वही शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। राजनाथ सिंह की स्थिति भी यही है कि राजनाथ सिंह के चाहे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हो या जगनमोहन रेड्डी, केसीआर हो या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, सबसे अच्छे संबंध हैं। राजनाथ सिंह भी एक खतरा हो सकते हैं, नितिन गडकरी भी एक खतरा हो सकते हैं। नितिन गडकरी के बारे में क्या कहना? विरोधी पार्टियों के से आने वाले मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि एकमात्र मंत्री हैं जिनके मंत्रालय से कभी फंड की कमी की जरूरत इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने महसूस नहीं की। ये बात कई मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर भी और कई ने हम पत्रकारों से निजी तौर पर भी साझा की है। तो नितिन गडकरी भी खतरा बन सकते हैं। और जब खतरे बनने और खतरों को टालने, संभावित खतरों को किनारे लगाने, एक एक कर मार्गदर्शक मंडल में भेजने की पूरी कवायद जारी है, उस कवायद के बीच में योगी आदित्यनाथ क्या अपने लिए मौका तो नहीं तलाश रहे हैं? एक छोटा वाकया है और उसी पर आपको छोड़े जाता हूं। 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी भारत उदय रथ लेकर पूरे देश के दौरे पर थे। घोषित तौर पर नहीं हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को देखकर लग रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को ही इस बार शपथ दिलाई जाएगी। गुजरात में 11 लोकसभा सीटें, 26 में 11 लोकसभा सीटें, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए पहले चुनाव में जहां विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने 2/3 जीत दर्ज की थी, 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस को चली गई थी। कितने मन से नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने मेहनत की होगी, आप सबको इसी से अंदाजा लग जाएगा। और छोड़िए 2019 पर आइए। 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर से आने वाले सांसद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस समय 26 में 12 लोकसभा सीटें कांग्रेस को गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मन से नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए मेहनत की थी। और जरा खुद के लिए की गई मेहनत देखिए। 2014 और 19 में 26-0 का स्ट्राइक रेट गृह राज्य गुजरात से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़े हम पत्रकारों को ही नहीं दिख रहे हैं, ये आंकड़े नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही नहीं दिख रहे हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या यदि 24 में कम हुई, 24 में लोकसभा सीटों की संख्या भाजपा की यदि बरकरार रही, तो ताजपोशी नरेंद्र मोदी की होगी और उत्तराधिकार भविष्य में अमित शाह को जाएगा। और उत्तर प्रदेश में यदि सीटों की संख्या आधी रह गई या आधी से भी कम हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सीटें हैं, तो 2029 की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा, क्योंकि आधा काम नरेंद्र मोदी ने तो कर दिया है कि संभावित खतरों को किनारे लगा दिया है। अपने लिए भी नहीं, यदि 24 हारे तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी। तो क्या योगी आदित्यनाथ 29 की बुनियाद 2024 में ही अपने लिए रखते दिखाई देंगे या नरेंद्र मोदी और उनके संभावित उत्तराधिकारी अमित शाह के लिए रखते दिखाई देंगे? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के अंदर के शीर्ष नेताओं को किनारे लगाने की जो कवायद है,
उस कवायद के निहितार्थ को समझा जा सकता है। देखते हैं बीजेपी के अंदर अभी और कितने बड़े बड़े विकेट गिराए जाने हैं और कितनों को स्टंप आउट किया जाएगा, कितनों को रन आउट किया जाएगा, कितनों को थर्ड अंपायर के सहारे आउट किया जाएगा। ये आने वाले 3-4 महीने में सबको पता चल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, सुशील मोदी, रमन सिंह, BS येदियुरप्पा, डिमोशन के बाद मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाए गए देवेंद्र फडणवीस, इन सब का हश्र देखने के बाद अब आगे कुछ और देखना अभी आप लोगों को बाकी है कि बीजेपी में और क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।